Hello friends, welcome to AgriVerse Education. Friends, in this video we will discuss the agriculture current affairs of 2 October 2020. And if you want to join our Telegram channel, simply search Agrarian 11 or AgriVerse Education and join our official channel for daily agriculture quizzes, current affairs and lecture notes. तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी की 151वीं वर्षगांठ है। अब देखना यहाँ पर कोई ये होगा कि सरकार आज के दिन अब कौन सी नई योजना लाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, अब जो भी आज योजना डिक्लेयर की जाएंगी मैं आने वाले वीडियोस में ये डिस्कस कर दूंगा, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम देखेंगे आज के हेडलाइंस, जो मेन हेडलाइंस हैं उनके बारे में। जो पहली हेडलाइन है, कॉटन प्रोक्योरमेंट इन महाराष्ट्र में बिगन फ्रॉम अर्ली नवंबर। एंड सेकेंड हेडलाइन इज यूपी ब्रिंग्स पॉलिसी टू सेट अप 2000 न्यू FPO। थर्ड इज खाजे मिंडोली बनाना एंड हर्मल चिली ऑफ गोवा गेट्स GI टैग। एंड द लास्ट हेडलाइन इज दिल्ली गवर्नमेंट टू स्प्रे फ्री फर्मेंटेड लिक्विड टू स्टॉप क्रॉप बर्निंग। अभी यहाँ हमने जितनी हेडलाइंस यहाँ पर को अभी हमने डिस्कस करी, सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। और सारे जितनी हमारी ये करंट अफेयर्स है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इसमें पहला करंट अफेयर्स है, कॉटन प्रोक्योरमेंट इन महाराष्ट्र में बिगन फ्रॉम अर्ली नवंबर। यहाँ पर को अगर हम देखें, जो महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन एंड मार्केटिंग मिनिस्टर हैं बाला साहेब पाटिल, इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र ने इस बार ये अनुमान लगाया है कि 450 लाख क्विंटल कॉटन का यहाँ पर को हार्वेस्टिंग की जाएगी। इस करेंट सीजन में जो कॉटन का कल्टीवेशन हुआ है वो करीब 42 लाख हेक्टेयर्स में इसका कल्टीवेशन हुआ है। अब जैसे यहाँ पर को प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है कॉटन की, तो कॉटन का जो प्रोक्योरमेंट होता है वो किया जाता है हमारे CCI के द्वारा, मेनली CCI के द्वारा किया जाता है। CCI यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये महाराष्ट्र के स्टेट की बात की जा रही है तो वहाँ स्टेट कोऑपरेटिव कमिटीज़ या कोई APMC मंडीज़ होंगी, उनको भी यहाँ पर को हम इन्वॉल्व करेंगे। जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर्स फेडरेशन, जैसे एक ये है, और हमारा APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, यही क्या करेंगी, हमारा कॉटन का प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ CCI यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक पैरामीटर यहाँ पर कोई एक सेट किया है कि जो हमारा कॉटन है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 12% से कम होना चाहिए। अगर 12% से कम ही होगा तभी कॉटन को परचेज किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं MSP के बारे में, यानी कि कॉटन का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो करेंट सीजन के लिए कितना है। जो हमारा मीडियम स्टेपल कपास है उसका इस साल का MSP जो था हमारा 5,515 रुपये पर क्विंटल था, और जो लॉन्ग स्टेपल था उसके लिए था हमारा 5,825 पर क्विंटल। अब हमारे मन में एक ये सवाल आता है कि ये 1 बेल्स ऑफ कॉटन, जैसे हम देखते हैं कॉटन का प्रोडक्शन इतना बेल्स है, ऐसे हम बात करते हैं तो हमारे मन में ये आता है ये बेल्स है क्या। जैसे इंडिया के केस में देखें, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के केस में, तो इसका जो वजन होता है वो होता है 170 किलोग्राम, और ये वेरी करता है हर कंट्री में। हर कंट्री का अपना अलग अलग बेल वेट होता है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी कोई सेट नहीं है कि इतना ही जनरल वेट इसका इतना होना चाहिए, ऐसा अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अगले करंट अफेयर्स की, जिसमें है कि यूपी ब्रिंग्स पॉलिसी टू सेट अप 2000 न्यू FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो ये पॉलिसी है इसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी 2020। और इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर को एक मेन एम जो रखा गया है वो है कि एलिमिनेट द अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द फार्मिंग बिजनेस बाय इनकरेजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर एज एन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। यानी कि जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड, या हम करें जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो हमारे FPOs हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, ताकि उनको बहुत सारे परमिशन और लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर को इससे क्या फ़ायदा क्या होगा, गवर्नमेंट को
एक डाटा तैयार करने में इससे हेल्प मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट को जैसे एनुअल रिटर्न्स कितना आया उसका एस्टिमेशन लगाने में इससे हेल्प होगी, या फाइनेंस करने में इससे हेल्प होगी, या कोई स्कीम अगर या हम कहें कोई प्रोजेक्ट इनको बनाना है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर को गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 2000 FPO को सेट करने का इन द नेक्स्ट 2 ईयर। अब जैसे हरियाणा और तमिलनाडु में जो हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सफलता को देखते हुए ये बड़ा स्टेप लिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगली न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। खाजे मिंडोली बनाना एंड हर्मल चिली ऑफ गोवा गेट्स GI टैग। रिसेंटली जो गोवा के कुछ हमारे गुड्स हैं, कुछ हमारे फूड स्टफ्स हैं, कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, इनको GI टैग मिला है। तो जो सबसे पहला हमारा जो फूड स्टफ है यानी कि गुड है वो है खाजे। खाजे एक तरीके का स्वीट डिश होती है जिसको ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में खाया जाता है। दूसरी है जो हमारी मिंडोली बनाना, इसका नाम कॉमन नेम है इसका मोयरा बनाना। इसको भी गोवा के लिए GI टैग मिल चुका है अंडर एग्रीकल्चरल गुड्स। अब बात कर लेते हैं मिंडोली बनाने की खासियत के बारे में। जो हमारा मिंडोली बनाना है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बताया जा रहा है अगर हम कंपेयर करें अदर वेराइटीज़ से, और ये हाई है विटामिन्स एंड मिनरल्स में, और इसके न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें अदर वेराइटीज़ प्रेजेंट इन गोवा। तीसरा जो हमारा गुड है वो है हर्मल चिली। द हर्मल चिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइस क्रॉप ऑफ गोवा। इसको भी मिल चुका है हमारा GI टैग अंडर एग्रीकल्चरल गुड्स। अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत के बारे में। जो हमारे चिली है उसका रेडिश ब्राउनिश कलर है और ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लेंथ होती है। जैसे जनरली अगर हम देखें तो जो चिली होती है हमारी लॉन्ग उसकी लेंथ देखी जाती है, पर जो हमारी हर्मल चिली है उसकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट होती है, जिसके कारण इसकी जो कीपिंग क्वालिटी यानी कि सेल्फ लाइफ वो इसकी बहुत ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीज और कॉपर इसकी भी मात्रा बहुत अधिक है। अब जान लेते हैं थोड़ा GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में। ए GI टैग इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एंड पॉजेस ओरिजिन बेस्ड क्वालिटीज़ एंड रेपुटेशन इन द रीजन। जैसे कुछ हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या कोई ऐसी प्रिपरेशन है जो किसी ओरिजिन से या किसी रीजन से ओरिजिनेट हुई हो, या उसका वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा हो या प्रोडक्शन किया जा रहा हो, तो उसको दिया जाता है GI टैग। अब बात कर लेते हैं कि जो GI टैग है इसको इशू कौन करता है। इसको इशू किया जाता है हमारे जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि अंडर आती है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था वो दिया गया था हमारे दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग टी ऑफ आसाम इन 2004 एंड 5। और अभी तक अगर हम देखें तो 365 प्लस गुड्स को अभी तक GI टैग मिल चुका है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा कि जो कश्मीर सैफरॉन है और ब्लैक राइस है इसको रिसेंटली दिया गया है GI टैग। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 सेक्शन 2 अंडर सेक्शन F, इसमें गुड को डिफाइन किया गया है, गुड्स उसको डिफाइन किया गया है। इसमें कौन कौन से गुड्स आएंगे जिनको GI टैग मिल सकता है। वो है हमारे एग्रीकल्चर गुड्स, नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स और एनी गुड्स जो कि किसी इंडस्ट्री ने बनाया हो। उसमें बहुत सारे फूड स्टफ्स भी आ सकते हैं, जैसे हमारा खाजे था वो भी आता है हमारे फूड स्टफ्स में। अब आते हैं हम आज के लास्ट करंट अफेयर्स में, जो है दिल्ली गवर्नमेंट टू स्प्रे फ्री फर्मेंटेड लिक्विड टू स्टॉप क्रॉप बर्निंग। क्रॉप बर्निंग या हम कहें जो स्टबल बर्निंग होती है हमारे, मोस्टली होती है हमारे पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पर को दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये एक फर्मेंटेड लिक्विड सॉल्यूशन को बनाएंगे और इसको स्प्रे करेंगे 800 हेक्टेयर ऑफ लैंड में, जहाँ जहाँ स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस की जाती है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब जैसा हम देखते हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और 15 अक्टूबर से हमारे वीट यानी कि गेहूं की खेती या उसकी सोइंग शुरू कर दी जाएगी, तो उससे पहले जो हमारा राइस का स्टेबल है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और
कम टाइम में राइस को हटाने के लिए जो किसानों द्वारा प्रैक्टिस की जाती है वो होती है स्टबल बर्निंग, और मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है हमारे पंजाब और हरियाणा स्टेट्स में। तो इससे क्या है, यहाँ हर साल बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है हमारे स्टबल बनने से, जो कि पॉल्यूशन का मेन कंट्रीब्यूटर माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो इसी के चलते रिसेंटली पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हम कहें इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूसा, इन्होंने एक डिकम्पोज़र विकसित किया है। अभी हम उसके बारे में बाद में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसका नाम है पूसा डिकम्पोज़र। जैसा यहाँ फोटो में दिख रहे हैं ऐसी उसकी कुछ कैप्सूल्स होंगी, इनको यूज़ किया जाएगा डिकम्पोज करने में। चलो अब हम बात कर लेते हैं पूसा डिकम्पोज़र की। ओके, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली, इन्होंने विकसित किया है पूसा डिकम्पोज़र फॉर कन्वर्टिंग क्रॉप स्टबल्स इनटू कंपोस्ट। यहाँ इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा तो ये कि जो हमारा स्टेबल है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद जो हमारा कंपोस्ट प्रिपेयर हुआ है वो हमारे मिट्टी की यानी कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा हमारी क्रॉप्स को। अब जान लेते हैं पूसा डिकम्पोज़र के बारे में कुछ जानकारी। जो पूसा डिकम्पोज़र होता है ये एक तरीके का कैप्सूल होता है, जो हमने पिछले स्लाइड्स में दिखाया था। ये एक तरीके का कैप्सूल होता है। इसके अंदर कुछ फंगल स्ट्रेन डाले जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं पैडी स्ट्रो को डिकम्पोज करने में। अब जनरली बहुत सारे डिकम्पोज़र मार्केट में आते हैं, उनसे क्या है, जो डिकम्पोजिशन तो होती है पर उसको डिकम्पोज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ उसी चीज़ को देखते हुए ये पूसा डिकम्पोज़र प्रिपेयर किया है, जो मात्र 20 दिनों में क्रॉप स्टबल को डिकम्पोज करके उसको कंपोस्ट में चेंज कर देगी। अगर हम लमसम अमाउंट में देखें तो 25 लीटर ऑफ लिक्विड मिक्सचर को बनाने के लिए हमें सिर्फ चाहिए होंगे 4 कैप्सूल, और इन 4 कैप्सूल का प्राइस होगा लगभग 40 रुपये, यानी कि 10 रुपये पर कैप्सूल इसका रखा गया है। और इसको मिक्स करेंगे हम जैगरी यानी कि गुड़ और चिकपी फ्लोर, चने का जो आटा होता है उसके साथ मिक्स करके 25 लीटर का लिक्विड मिक्सचर प्रिपेयर हम कर सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होगा हमारे 1 हेक्टेयर लैंड के लिए। यहाँ अभी तक अगर हम देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे पंजाब हरियाणा, यहाँ इंसेंटिव दिया जाता है फार्मर्स को अगर वो स्टेबल बर्निंग नहीं करते हैं। उनको लगभग 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाता है अगर वो क्रॉप बर्निंग नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसान को भी मजबूरी थी कि उसको क्रॉप बर्निंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर वो डिकम्पोज़र बायो डिकम्पोज़र का यूज़ भी करता तो उसमें लगने वाला टाइम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसको गेहूं की बुआई के लिए भी जाना है। तो यहाँ पर को वो चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं पूसा डिकम्पोज़र के आने के बाद। इसमें मात्र 20 दिन लगेंगे क्रॉप को डिकम्पोज होने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो वाकई में पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।